नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा और कक्षा 12 के मॉड्यूल प्रथम की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है मन और व्यवहार की जैविकीय और सांस्कृतिक रचना। सबसे पहले हम देखते हैं मानव विकास, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि मानव का विकास एक कोशिकीय जीव से आगे बढ़ते हुए आज के वर्तमान स्वरूप तक आया है। इस विकास क्रम के बीच में बहुत सारे जीव आए और मनुष्य उन कड़ियों से होता हुआ आगे आगे विकसित हुआ। अंग्रेजी जीव वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना होगा इनका। इन्होंने विकास क्रम की अवधारणा को प्रतिपादित किया। चार्ल्स डार्विन। इस मानव विकास में हम देखते हैं, जो विकास था उसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार की मेन चीज़ें थी जिन्होंने मनुष्य को एक कोशिकीय जीव से आज के विकसित रूप में खड़ा किया। 3 मेन चीज़ें हैं। बाइपेडलिज्म, 2 पैरों पर चलने की एबिलिटी। मनुष्य खड़ा होकर, जब मनुष्य खड़ा हुआ, बंदर, ओरेंगुटैन, चिंपैंजी, एप, इनके बाद जब मनुष्य होमोसेपियंस के रूप में आया, तब हमने देखा कि उसने 2 पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू किया और इस क्रम में उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास होना शुरू हुआ, अर्थात मस्तिष्क का आकार बढ़ने लगा। मस्तिष्क का आकार बढ़ना, मस्तिष्कीकरण या एनसेफेलाइजेशन, इसके फलस्वरूप अब मानव अधिक कॉग्निटिव एक्टिविटीज करने में सक्षम होता गया, यानी अधिक दिमाग लगाना मेन शब्द है। भाषाई विकास, इस दौरान मनुष्य ने कुछ शब्दों का क्रमबद्ध संसार विकसित किया, अर्थात इस प्रकार से वे समान शब्द जो सभी उसके ग्रुप के सभी लोगों को मालूम थे और इसके द्वारा वे अपने विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे। तो मानव विकास के क्रम में इन तीनों चीज़ों का बेहद महत्व है। एक गौण महत्वपूर्ण वस्तु थी अंगूठे का विकास, अर्थात मानव ने चीज़ों को पकड़ना शुरू किया। इस स्थिति को अगर हम देखें तो अन्य पशुओं की अपेक्षा यह बहुत ही अलग है। इसने मनुष्य को अधिक शक्तिशाली बना दिया। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का अर्थ है वे लक्षण जो मनुष्य को अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। आनुवांशिक लक्षण माता पिता से मिलते हैं और हम इसे अक्सर ब्लूप्रिंट के नाम से कहते हैं। आप समझते होंगे, जिस प्रकार के माता पिता होते हैं, जिस प्रकार का घर का वातावरण होता है, वह बालक भी वैसा ही होता है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो पार्ट है वह है वातावरण। वातावरण में भौतिक तथा सामाजिक दोनों परिवेश शामिल हैं। यह वह परिवेश होता है जिसमें व्यक्ति जीवित रहता है और विकसित होता है। अब देखिए, मूल इकाई, जीवन की मूल इकाई इसके रूप में अगर हम लें तो वह है कोशिका, यानी सेल। आपने विज्ञान में सेल की जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ी होगी, देखी होगी। बहुत सारे सेल आपस में काम करते हैं और कुछ कार्य उनके भीतर चलते हैं, कुछ कार्य उनके बीच में चलते हैं। इस प्रकार से कोशिकाओं के भीतर चलने वाला कार्य और कोशिकाओं के द्वारा आपस में मिलकर किया जाने वाला कार्य, इनके बीच का समन्वय ही जीवन को संभव बनाता है। भीतर और आपसी जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, उसी के द्वारा जीवन संभव है। जैविक प्रजातियों का जीवन कोशिकाओं की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। एक नाम सुना होगा आपने, बीमारी है कैंसर। इस बीमारी में कोशिकाओं का अत्यधिक उत्पादन होना शुरू होता है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सेल्स।
चूंकि एक्सेस प्रोडक्शन शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए यह बड़ी बीमारी मानी जाती है। तो हमने देखा जैविक प्रजातियों का जीवन कोशिकाओं की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। अब देखते हैं इन कोशिकाओं में मानव के व्यवहार से रिलेटेड कौन सा जैविक तत्व है, कौन सा सिस्टम है। पहले हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन, जिन कोशिकाओं से स्नायु तंत्र का निर्माण होता है उन्हीं को न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके 3 मुख्य तत्व होते हैं, कोशिका शरीर या सोमा, देखिए SOMA सोमा, या दूसरे नंबर पे डेंड्राइट्स और तीसरे नंबर पे एक्सॉन्स। इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, यह न्यूरॉन की बनावट है। बीच में न्यूरॉन का इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। कोशिका शरीर या सोमा अक्षतंतु, समीपस्थ केंद्रक द्वारा उत्तेजित नाड़ी, वक्षिका का अभिग्राही अंत, माइलिन शीथ, कोशिका शरीर, टर्मिनल बटन, अक्षतंतु, टर्मिनल। पीछे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोमा। सोमा या कोशिका शरीर तंत्रिका कोशिका का यह सबसे बड़ा भाग होता है और इसका कार्य है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। रेगुलेशन एंड कंट्रोल किसका? उपापचय या मेटाबॉलिज्म का। सोमा अथवा तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन से आवेगों को भी प्राप्त करता है। इसके 2 मेन काम हो गए, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण और विनियमितीकरण, इसके अलावा आवेगों को प्राप्त करना, अन्य न्यूरॉन से आवेगों को प्राप्त करना। दूसरा है वक्षिका या डेंड्राइट्स, शाखाएं। इनको हम देखते हैं, यहां से जुड़ी हुई ये है डेंड्राइट्स। जिस प्रकार से किसी पेड़ की जड़ होती है, ये है डेंड्राइट्स। कोशिका शरीर से विस्तारित, इस कोशिका शरीर या सोमा से ये विस्तारित होती हैं, यहां से निकलती हैं, जटिल रूप से फैले होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, बहुत ही जटिल रूप में रहते हैं ये। और सूचना भेजने वाली कोशिका एक रसायन छोड़ती है। सूचना रसायन जो होता है वह सिनेप्टिक टर्मिनल से होकर इन डेंड्राइट्स के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है या डेंड्राइट्स या कोशिका शरीर में जाती हैं। अर्थात सूचनाएं इस प्रकार से यहाँ डेंड्राइट्स से होती हुई सोमा में जाती हैं। अब देखते हैं अक्षतंतु या एक्सोन। एक्सोन एक बड़ा तंतु होता है। वक्षिका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं या पेशीय तंत्रों व ग्रंथियों को संकेत भेजता है। हमने देखा था इस प्रकार के ये जो डेंड्राइट्स थे, इनको हम देखते हैं इस प्रकार से। इनमें डेंड्राइट्स के बीच में जो है वह है एक्सोन। इस प्रकार का चित्र भी आप अपनी परीक्षा में बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार चित्रों से समझना आसान रहता है। अब देखिए, अक्षतंतु एक्सॉन्स केंद्रीय स्नायु मंडल में तंत्रिका कोशिका मार्ग का निर्माण करते हैं। अर्थात यह जो मार्ग है इसका निर्माण किसने किया है? अक्षतंतु या एक्सॉन। ये हमने देखा। अच्छा, कोशिका का चित्र और देख लीजिए। कोशिका, एनिमल कोशिका इस प्रकार से बनी हुई है। बीच में इसमें केंद्रक है और केंद्रक के बीच के भी कुछ पार्ट हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि अन्य स्ट्रक्चर है। तो हमारी कोशिका जो मानव जीवन का मूल है उसका स्ट्रक्चर ये है,
और सेल या न्यूरॉन्स की बनावट इस प्रकार से होती है। अब देखते हैं आवेग अर्थात सूचना का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तंत्रिका आवेग संचारण विद्युतीय आवेश की श्रृंखला के माध्यम से एक सूचना आती है जो कि एक तंत्रिका कोशिका से होकर दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है और इन दोनों तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में होता है एक्सॉन। इन्हें तंत्रिका आवेग कहते हैं। अर्थात सूचना किसके माध्यम से आ रही है? विद्युतीय आवेग के माध्यम से। इसी को तंत्रिका आवेग या संचारण कहते हैं। न्यूरोसंधि सिनैप्सेस, इसका अर्थ है वह क्षेत्र जहां इस प्रकार का आदान प्रदान हो रहा है। वह क्षेत्र जहां आवेग एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाता है उसे न्यूरोसंधि या सिनैप्सिस कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के प्रकार, जिन कोशिकाओं से स्नायु तंत्र का निर्माण होता है उन्हें तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन तथा ग्लिया कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ग्राहक तंत्रिका कोशिका और गतिक तंत्रिका कोशिका। आप देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ग्राहक यानी आ रही है सूचना ग्राहक तंत्रिका कोशिका द्वारा, और गतिक यानी जब कोई सूचना आई है, गतिक यानी गति करने के पश्चात वह पूरी की जाती है शरीर के द्वारा। जैसे उदाहरण लीजिए, चबाना, टहलना, पढ़ना आदि। ये सभी इस प्रकार के कार्य हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी शामिल है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, चबाना, टहलना, पढ़ना, ये हमने देखे कुछ ऐसे कार्य हैं जो वॉलंटरीली होते हैं, यानी हमारे चाहने का अकॉर्डिंग। कोई चीज हम चबाना चाहते हैं, जब हम कुछ चाहते हैं तभी यह काम होगा, अदरवाइज चबाना संभव नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, सांस लेना। हम चाहे न चाहें, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, फिर भी सांस लेना चल रहा है, पलक झपकाना चल रहा है। यानी ये ऐसा कार्य है जिसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, हमने चाहा नहीं चाहा फिर भी। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, हम सांस ले रहे हैं, हम पलक झपका रहे हैं, तो ये कौन सी क्रियाएं हैं? इनवॉलेंटरी, अनैच्छिक, बिना इच्छा के शरीर की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होने वाली क्रियाएं, जैसे सांस लेना, आंख झपकाना या पलक झपकाना। तो ये इस प्रकार की क्रियाएं हैं वॉलंटरी या ऐच्छिक, हमारी इच्छा के अनुसार, और ये है इनवॉलंटरी, अनैच्छिक, बिना हमारी इच्छा के हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग होने वाली क्रियाएं। स्नायु तंत्र सूचना को प्राप्त करने, कार्यवाही करने और उसे भेजने के लिए जो तंत्र, जो सिस्टम उत्तरदायी है, वह है हमारा स्नायु तंत्र। शरीर की समस्त क्रियाकलाप स्नायु तंत्र द्वारा ही नियंत्रित होती है। इसके दो हिस्से होते हैं, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हम इसे मनुष्य शरीर के हिसाब से देखते हैं तो ये वाला हिस्सा, सिर और रीढ़ की हड्डी,
हमारे पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर गर्दन के पीछे तक और उसके ऊपर वाला हिस्सा, यह है हमारा केंद्रीय स्नायु तंत्र या CNS। देखिए, मस्तिष्क ये हिस्सा तथा स्पाइनल कॉर्ड ये हिस्सा, मेरु रज्जु, इसमें ये आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड छोटा कॉलम होता है जो कि पीठ के बेस, यहाँ से, ये हमारा पीठ का बेस होता है, आप हाथ लगाकर रीढ़ की हड्डी का अंत देख सकते हैं, और गर्दन से होकर खोपड़ी तक, यहाँ से यहाँ तक के मूल तक, इस मूल तक विस्तारित होता है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको अवश्य अच्छे से चित्र समेत याद कर लेना चाहिए। केंद्रीय स्नायु तंत्र स्नायु नर्व संवेदन को भेजने और संवेदन सूचना को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात ये सूचना को भेजता है और प्राप्त करता है, गिव एंड टेक। पेरिफेरल केंद्रीय स्नायु तंत्र तथा शरीर के अन्य हिस्सों के बीच सूचना भेजता है। एक बार हम चित्र के माध्यम से देख लें। ये हमारा मानव मस्तिष्क, केंद्रीय स्नायु तंत्र ये मस्तिष्क का हिस्सा, एवं यह मेरु रज्जु का हिस्सा, यह बनाता है हमारा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में ये इस प्रकार की ये है पेरिफेरल, ठीक है। अब हम देखते हैं पेरिफेरल के बारे में। पेरिफेरल CNS प्लस शरीर के शेष हिस्सों के बीच सूचना भेजता है। पेरिफेरल स्नायु तंत्र दो भागों में बटा होता है, कायिक स्वायत्त अर्थात सोमैटिक सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम। ये काया या शरीर से जुड़े हुए हैं और ये ऑटोनोमिक स्वायत्तता से, स्वायत्त रूप से शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार होते रहते हैं। ये चित्र हमने देखा स्नायु तंत्र का। अब हम देखते हैं स्वायत्त या ऑटोनोमिक स्नायु तंत्र। प्रमस्तिष्कीय वाहिकाएं, सबसे पहले देखिए पुतली का सिकुड़ना, पुतली का फैलना, लार ग्रंथियां, स्राव को उद्दीपित करना, स्राव को घटाना। इन हिस्सों का सिकुड़ना इधर रेगुलेट होता है, फैलना इधर रेगुलेट होता है। वायु मार्ग खोलना, गति एवं बल देना, धीमा करना, यानी इधर का कार्य इधर से उल्टा है। बाल, हृदय, धड़कन, विश्रांति की कमी, उठाना, बढ़ना, स्वेद ग्रंथि क्रिया, आमाशय, स्राव की कमी, सिकुड़न कम करना, अधिवक्र ग्रंथि, गतिशीलता बढ़ाना, गतिशीलता कम करना, पाचन मार्ग, सिकुड़ना, विश्रांति, मूत्राशय, प्रजनन तंत्र, इनकी विश्रांति, इनको उत्तेजित करना। यह है इस प्रकार के, इसको हम देख सकते हैं स्वायत्त या ऑटोनोमिक स्नायु तंत्र के द्वारा। अब देखते हैं CNS के हिस्से क्या क्या है। पहला हिस्सा है मस्तिष्क। मस्तिष्क मेरु रज्जु के ऊपरी छोर से जुड़ा हुआ होता है। चित्र में हमने देखा था ये मेरु रज्जु वाला हिस्सा और ये मस्तिष्क का निचला हिस्सा। तो मस्तिष्क यहाँ जुड़ा हुआ रहता है हमारे मेरु रज्जु के ऊपरी छोर से। इसकी 3 संरचनाएं होती हैं, प्रमस्तिष्कीय, अनुमस्तिष्क एवं मस्तिष्क स्तंभ, जो कि मेरु रज्जु की ओर जाता है। मस्तिष्क स्तंभ भी मेडुला ओब्लोंगेटा, मध्य मस्तिष्क और पोन्स में बटा हुआ होता है। तो देखिए अभी हमने क्या समझा, मस्तिष्क CNS केंद्रीय स्नायु तंत्र का हिस्सा है। इसकी 3 संरचनाएं होती हैं, प्रमस्तिष्कीय, अनुमस्तिष्क एवं मस्तिष्क स्तंभ। और मस्तिष्क स्तंभ यह भी 3 हिस्सों में बटा होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा,
मध्य मस्तिष्क और पोन्स। इस चित्र के अनुसार देखिए, वाणी क्षेत्र, आपके मस्तिष्क का यह हिस्सा वाणी से रिलेटेड है। आपकी आवाज कैसी है, आप किस प्रकार से बातचीत करते हैं, वाणी क्षेत्र। क्रिया नियंत्रित क्षेत्र, आप जो भी क्रियाएं करते हैं उसका क्षेत्र यह है। संवेदी प्रक्षेपण केंद्र, पार्श्विक कोष्ठ, ये कोष्ठ, वलकुट, शंख, ये हम आगे के हिस्से में देखेंगे। अभी हम मानव मस्तिष्क का चित्र देख रहे हैं। ये देखिए, ये मस्तिष्क की संरचना है जो हमारे सिर में इस प्रकार से होती है। यह मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है और इस प्रकार से यहाँ मस्तिष्क मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ होता है। सेरेब्रल कोर्टेक्स या वल्कल, सेरेब्रल कोर्टेक्स या वल्कल, ये देखिए वलकुट वाला हिस्सा, मस्तिष्क मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ हिस्सा, और इसके दो मूल कार्य। देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग होता है और इसके दो मुख्य कार्य होते हैं, ज्ञानात्मक तथा शरीर के दैहिकी को विनियमित करना। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और मनुष्य के सही जीवन चलने के लिए, उसके सही विकास प्राप्त करने के लिए इसका बेहद महत्व है। फिर से देखिए, सेरेब्रल कोर्टेक्स या वल्कल, सबसे ऊपर की परत किसकी, मस्तिष्क की, और इस हिस्से के दो कार्य होते हैं, ज्ञानात्मक यानी सीखना, याद करना, सोचना, जो आप अभी कर रहे हैं, ज्ञानात्मक, तथा शरीर की दैहिकी को विनियमित करना। सेरेब्रल कोर्टेक्स के खंड अर्थात लोब्स। मानव मस्तिष्क 4 हिस्सों में बटा होता है। सेरेब्रल कोर्टेक्स 4 खंडों में बटा होता है। ललाट बलकुट, अनुकपाल, पार्श्विक, शंख। एक बार फिर से देखिए, ललाट बलकुट, अनुकपाल, पार्श्विक तथा शंख। इन खंडों के विभिन्न केंद्र वातावरण की जागरूकता तथा वातावरण में बदलाव की प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। पंखे में बैठकर, कूलर में बैठकर अभी आप पढ़ रहे हैं, अचानक लाइट चली जाती है, जो कि वातावरण में कोई बदलाव आया है, तो इसकी प्रतिक्रिया के लिए इसके विभिन्न केंद्र उत्तरदायी हैं। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यह एक रसायन होता है जो कि हमारे रक्त के अंदर सीधे प्रवाहित होता है। हॉर्मोन्स का स्रावण एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही किया जाता है। अलग अलग ग्लैंड्स जो अलग अलग हॉर्मोन्स के स्रावण के लिए उत्तरदायी हैं, अब हम उनके बारे में देखते हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्लैंड अन्य ग्लैंड्स से, अन्य ग्रंथियों से होने वाले स्राव को प्रेरित करती है, नियंत्रित करती है। मास्टर ग्लैंड, हार्मोन प्रेरक। अब थायराइड ग्रंथि, यह कहाँ स्थित होती है, गर्दन में। कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं मुझे थायराइड की बीमारी हो गई है, अर्थात थायराइड ग्रंथि से जो हॉर्मोन्स स्रावित होते हैं वह रेगुलर या नियंत्रित रूप में स्रावित नहीं हो पा रहे हैं। यह गर्दन में होती है तथा मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। अगला देखिए, अधिवृक्क या एड्रिनल। यह ग्रंथि गुर्दे के पास, गुर्दे के ऊपर स्थित होती है और आपातकालीन स्थितियों में एड्रेनालिन तथा अन्य हार्मोन्स को
प्रवाहित करती है। जब हम किसी खतरे में फंसते हैं, शेर आ गया, या अचानक बहुत तेज गति से कोई गाड़ी आ रही है और हम सड़क पर चल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आएगा भागो। तो ये इस समय जो एनर्जी हमारे अंदर आएगी, जो रसायन हमारे अंदर आएगा, या जो श्रावण हमारे अंदर होगा, वो एड्रेनलिन का होगा, और यह गुर्दे के ऊपर स्थित अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा ही संभव है। अब देखिए, पैनक्रियाज या अग्नाशय, ये पेट के समीप स्थित होता है और इंसुलिन उत्पन्न करता है। क्या आप बता सकते हैं इंसुलिन से जुड़ी हुई बीमारी कौन सी है? डायबिटीज। चित्र के माध्यम से अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखें तो सबसे ऊपर हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो हमारी मास्टर ग्लैंड है। गले के पास स्थित थायराइड, गुर्दे के ऊपर स्थित अधिवृक्क, पेट के पास अग्नाशय, महिलाओं में अंडाशय जो सेक्स हार्मोन्स को स्रावित करता है, और पुरुषों में योनि ग्रंथियां। योनि ग्रंथि, गोनेट्स, ये यौन विकास तथा यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है। पुरुष यौन ग्रंथियां टेस्टिस, अंडकोश में स्थित होती हैं और हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। महिला की यौन ग्रंथियां अंडाशय में स्थित होती हैं और यहाँ से हार्मोन उत्सर्जित करती हैं। अब देखिए, व्यवहार पर आनुवंशिकता का प्रभाव। जीव विज्ञान की यह एक शाखा है जो इस चीज का अध्ययन करती है, वंशानुगत कार्य मानव शरीर में, मानव व्यवहार में किस प्रकार कार्य करते हैं। आनुवांशिक सिद्धांत, ग्रेगरी मेंडल ने इस चीज का प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया कि माता पिता के लक्षण उनकी संतान पर गुणसूत्रों के माध्यम से आते हैं। उन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट किए थे और मटर की कई पीढ़ियों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उनके गुणों का अध्ययन किया था। ये देखिए, कोशिका हम देख चुके हैं, बीच में इसका केंद्रक होता है और ये कोशिका साइटोप्लाज्म, कोशिका का शरीर, और इसके बीच में बहुत सारे अन्य पार्ट्स होते हैं सेल के। अब देखते हैं गुणसूत्र। ये देखिए, इनको ये एक्स गुणसूत्र, चूंकि इसकी बनावट इस प्रकार की है, और ये वाई गुणसूत्र, ये मनुष्य में अपने माता पिता से आते हैं, और इनका मेन है डीएनए, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और मनुष्य के जो भी गुण हैं अपने माता पिता से इसी के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। कोशिका, गुणसूत्र, डीएनए, हम सुनते हैं डीएनए टेस्ट, ये शरीर के त्वचा के किसी भी छोटे से टुकड़े से हो सकता है, यहाँ तक कि बाल से भी डीएनए टेस्ट संभव है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इंजीनियर का काम होता है नई से नई, अच्छी से अच्छी मशीनें बनाना और अधिक उन्नत कार्य करना, जैसे कि कम समय में अधिक प्रोडक्टिविटी आ सके। अब इंजीनियरिंग मानव शरीर के लिए भी होने लगी है। इसका एक उदाहरण हमने देखा था क्लोनिंग, यानी मनुष्य शरीर में मूल उद्देश्य के तहत संचारित बीमारियों जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, व्यवहारात्मक असामान्यता, यानी इनसे जुड़े हुए गुणसूत्रों की पहचान करके उन्हें शरीर से निकाल देना, हटा देना और मनुष्य को स्वस्थ बना देना। स्वस्थ, उन्नत। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, डोली शीप का नाम हमने सुना था,
क्लोनिंग के द्वारा उत्पन्न वह एक भेड़ क्लोनिंग का ही परिणाम थी। और यह इस प्रकार के स्टडीज़ या शोध चल रहे हैं कि एक भेड़ बना दी जाए, उसके अंदर पौधों का वह गुण डाल दिया जाए जिससे वह अपना भोजन स्वयं बनाती है, फोटोसिंथेसिस। यानी एक ऐसी भेड़ जिसको आपको खिलाने की आवश्यकता नहीं है, आपने उसका दूध निकाला और उसे धूप में खड़ा कर दिया, उसने अपना भोजन खुद बना लिया, जिस प्रकार से पत्ते अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उस क्रिया के पूर्ण होने के पश्चात उसे भोजन मिल गया और हमने उसका दूध निकाल लिया। इस प्रकार के भी शोध चल रहे हैं। संस्कार और व्यवहार मानव के शरीर पर मनुष्य की सांस्कृतिक रचना किस प्रकार से उसके व्यवहार को संचालित करती है। विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृतियां, ये इन कोड्स को परिलक्षित करती हैं। किसी बड़े के आने पर प्रणाम करना, या कोई त्योहार का मनाया जाना कि आज संक्रांति पर्व है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज एकादशी है, ये सब क्या हैं? ये सब उदाहरण हैं संस्कार और संस्कृति के, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। शरीर के अंदर के वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, वो जैविकीय रचना से जुड़े होते हैं, और जो व्यवहार में पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, बाहर से आते हैं, वे संस्कार या संस्कृति का परिणाम होते हैं। संस्कृति वातावरण का मानव निर्मित भाग होता है, और ये ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में तर्क का साथ दिया जाता है, व्यक्तिपरक में परंपरा का साथ होता है। सामाजिकरण तथा संस्कृति संक्रमण की प्रक्रियाएं हम देखते हैं। हमारे खान पान में अब बहुत बदलाव हो गया है। किसी भी होटल में जाकर हम चाहते हैं फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, चाइनीज़ फूड आदि, ये सब क्या है? यह सब संस्कृति के संक्रमण की प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी सामाजिकरण को देखें तो यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संस्कृति का पालन होता है। इस प्रकार की एजेंसियां होती हैं माता पिता, मीडिया, स्कूल, समकक्ष समूह, आपका पीयर ग्रुप, आपके मित्रगण, तथा धार्मिक संस्थाएं, जो लोगों में विशिष्ट व्यवहार पद्धति को विकसित करती हैं। विशिष्ट व्यवहार की पद्धति का विकास समाजीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। और संक्रमण प्रक्रिया वर्तमान में मौजूद संस्कृति प्लस अन्य देशों की, अन्य लोगों की संस्कृतियों का प्रभाव। एक संस्कृति प्लस दूसरी संस्कृति बराबर संक्रमण। इसका कारण है उपनिवेशन। यानी जब भारत को, अफ्रीका को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में लिया था, तब अंग्रेजों की संस्कृति और भारत या अफ्रीका की संस्कृति में आपस में मिलन हुआ, और इस प्रकार से अनेक ऐसे प्रभाव उत्पन्न हुए जो नवीन थे। आक्रमण, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है और वहाँ के रहवासियों पर अपने संस्कृति, अपने व्यवहार, अपने परिवेश का पालन सुनिश्चित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहर से अनेक ऐसी प्रकार की चीज़ों का आना जो पहले हमारे देश में नहीं होती थी, ये है व्यापार का उदाहरण। यात्रा, बाहर से कोई चीज़ आए या हम स्वयं बाहर जाएं। प्राचीन समय में क्या होता था? 7 समंदर पार नहीं जाना वह हिंदुओं के लिए या भारतीयों के लिए त्याज्य माना जाता था। यानी वे अपनी संस्कृति को इस प्रकार से बचाया करते थे। आज के समय में यह संभव नहीं है, और इस प्रकार की विदेश यात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक संक्रमण की रचना होती है। प्रवसन, दूसरे देश में पढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए जाना और वहाँ प्रवास करना, ये सब सांस्कृतिक रचना को दिखाते हैं। और
संक्रमण की स्थिति दर्शाते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके जो फिगर्स हैं आप उन्हें अच्छे से तैयार करिएगा और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर अपना आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।